हेलो एवरीवन। नमस्कार आप सभी को। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आज के वीडियो में 28 अप्रैल 2023 के करंट अफेयर हम लोग डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर का पीडीएफ स्टैटिक जीके के साथ आप एग्जाम इंजन एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हो। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन आप जब भी डाउनलोड करें तो उसे 5 स्टार रेटिंग ना देना भूलें। एग्जाम इंजन एप्लीकेशन एक ऐसा एप्लीकेशन है जो कि आपको डेली फ्री कंटेंट तो देता ही देता है, वो भी बहुत ही क्रीम कंटेंट है जो कि आपको एग्जाम में देखने को मिलता है। इसके अलावा जो कोर्सेज है एग्जाम इंजन में, वो भी सबसे कम कॉस्ट में आप तक पहुंचते हैं। तो इस वजह से 5 स्टार रेटिंग ना देना भूलें इस एप्लीकेशन को। सबसे पहले बात करेंगे कल के क्वेश्चन की। कल मैंने आपसे आर्ट एंड कल्चर का एक क्वेश्चन पूछा था। ये क्वेश्चन पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इसमें इलैबोरेट करने को काफी कुछ है। मैंने आपसे ये पूछा था कि भारत में जो क्लासिकल डांसेस हैं टोटल, ये तो आर्ट है, लेकिन जो क्लासिकल डांस है उनमें कितने तरीके के रस का यूज किया जाता है। तो रस बेसिकली एक तरीके से ये हिंदी का वर्ड है रस, इंग्लिश का वर्ड नहीं है। इंग्लिश में अगर इसको बोला जाए तो इमोशंस आप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि क्लासिकल डांस में कितने तरीके के इमोशंस दिखाए जाते हैं। तो इसमें 9 तरीके के रस होते हैं, 9 तरीके के इमोशंस दिखाए जाते हैं। कौन कौन से? पहला आपका होता है श्रृंगार रस, जिसमें आपको लव दिखाया जाता है, प्यार वगैरह। इसके अलावा जब आपको एंगर रिप्रेजेंट करना होता है तो उसको बोलते हैं रौद्र रस। इसके अलावा डिस्गस्ट, मतलब जब कोई चीज आपको ऐसी दिखाई जा रही है जैसे कि आपसे छुपाई जा रही हो। मतलब अगर मूवीज में अगर बात करें या थिएटर में बात करें तो थ्रिलर आप जिसको बोलते हो तो उसको बोलते हैं बीभत्स रस। इसी तरीके से जब हीरोइज्म दिखाया जाता है, मतलब किसी एक व्यक्ति को के ऊपर बिल्कुल फोकस रखा जाता है और उसे ही पूरी कहानी का एक हीरो रिप्रेजेंट किया जाएगा, सर्वे सर्वा, तो उसे बोला जाता है वीर रस। इसी तरीके से अगर शांति को दिखाना है तो उसे शांत रस बोला जाता है। अगर कॉमेडी या लाफ्टर है तो उसे हास्य रस बोला जाता है। अगर ट्रेजेडी ट्रेजेडी दिखानी है, जैसे कि कई बार बहुत सारी स्टोरीज ट्रेजिक होती है, किसी के साथ कुछ ऐसी घटना हो गई या दुर्घटना हो गई, तो उसे बोलते हैं करुणा रस। इसी तरीके से जब आप हॉरर दिखाते हो, मतलब डरावनी चीजें रिप्रेजेंट करते हो, तो उसे भयानक रस कहा जाता है। और वंडर, मतलब आश्चर्यचकित कर देने वाली जो चीजें हैं, उसे अद्भुत रस कहा जाता है। तो टोटल ये 9 रस हैं जिनका उल्लेख हमारे क्लासिकल डांसेस में किया गया है। और क्लासिकल डांस में ये 9 तरीके के रस आपको दिखाए जा सकते हैं। पहले आप क्लासिकल डांस देखते हो, तब जाकर आपको पता लगता है कि इसमें कौन कौन सा रस दिखाया जा रहा है। अब चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर। अभी हाल ही में एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 का जो इवेंट है, यह कौन से शहर में आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन भारत की राजधानी नई दिल्ली में किया गया। कहां पर? प्रगति मैदान में, जहां पर हर साल इंटरनेशनल बुक फेयर लगाया जाता है। अब ये जो एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया 2023 इवेंट है, ये इस बार इसका 6वां संस्करण आयोजित किया गया है। इसका मेन उद्देश्य ये है कि भारत में जो हेल्थ केयर सेक्टर है उसे प्रमोट करना। इतना ही नहीं, भारत सरकार के द्वारा आने वाले टाइम पर हेल्थ इक्विपमेंट्स जो हैं उसको मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत बनाया जाएगा। ज्यादा से ज्यादा इक्विपमेंट्स भारत में ही बनाए जाएं, ज्यादा से ज्यादा मेडिसिन भी भारत में बनाई जाए, यही इसका मेन उद्देश्य है। इसके तहत एक प्रदर्शनी भी लगाई गई प्रगति मैदान में, और उस प्रदर्शनी में 150 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया, टोटल 70 देशों से। इसमें G20 के कंट्रीज भी शामिल थे। यह प्रदर्शनी 26 तारीख से शुरू हुई और 27 तारीख तक लगी रही। 26 और 27 अप्रैल 2 दिवसीय थी। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी हाल ही में केरल की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाई है। ये जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, ये केरल में तिरुवनंतपुरम से कहां तक कनेक्ट कर रही है? तो इसी को बोलते हैं त्रिवेंद्रम, इसी को बोलते हैं तिरुवनंतपुरम। और ये यहां से कनेक्ट कर रही है कहां तक? कासरगोड तक। तिरुवनंतपुरम से अगर देखा जाए तो कासरगोड की जो डिस्टेंस है ये करीब 590 किलोमीटर है। और इतना रास्ता ये जो ट्रेन है ये मात्र 8 घंटे में कवर करेगी। बीच में 7 स्टॉपेज होंगे। वंदे भारत एक्सप्रेस जो है ये इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री के द्वारा बनाई जा रही है। भारत सरकार लगातार, आप देख रहे हो, 2023 में 4 से 5 वंदे भारत एक्सप्रेस अभी तक लॉन्च कर चुकी है। अब बहुत तेजी से इस साल वंदे भारत एक्सप्रेस इसी तरीके से लॉन्च होती रहेंगी। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस 2019 में लॉन्च करी गई थी, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी से लेकर नई दिल्ली तक चलाई गई थी। दूसरी चलाई गई थी नई दिल्ली से लेकर कटरा जम्मू तक, माता वैष्णो देवी मंदिर। और जो तीसरी चलाई गई थी ये मुंबई से लेकर गांधीनगर तक चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, भूपेंद्र पटेल जो कि एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं, इनके द्वारा अभी हाल ही में ई श्रम पोर्टल को नए फीचर्स के साथ लॉन्च किया गया। तो ये जो ई श्रम पोर्टल है इसको पहली बार कब लॉन्च किया गया था? यह पोर्टल सरकार के द्वारा 2021 में पहली बार लॉन्च किया गया था।
मतलब 1.5 साल पहले करीब। ये जो पोर्टल है, ये भारत भर में जो स्किल्ड एंड अनस्किल्ड लेबर है, उन तक भारत सरकार की जो डीबीटी बेनिफिट्स हैं, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब अकाउंट में भारत सरकार जो भी पैसे देती है, तो वो सारी फैसिलिटीज पहुंचाने के लिए ये पोर्टल आपको सारी जितनी भी डिटेल्स हैं वो सब प्रोवाइड कराता है। तो अभी इसमें कुछ नए फीचर और जोड़े गए हैं, जैसे कि किस किस को इसका फायदा मिल सकता है। और जब आप इस पे रजिस्टर कराते हो इस पोर्टल में, तो आपको एक यूनिक आईडी नंबर मिलता है, जिसके बेसिस पर आने वाले टाइम में आप सारी चीजें ट्रैक कर सकते हो कि इस योजना का फायदा आपको अभी तक क्यों नहीं मिला, या आपका पैसा अकाउंट में कब तक आ जाएगा। ये सारी चीजें आपको इसी से पता लगेंगी। अगला क्वेश्चन है, G20 के अंतर्गत अभी हाल ही में टूरिज्म एक्सपो कौन से शहर में आयोजित करी गई? तो इस बार पर्यटन मंत्रालय के द्वारा G20 की टूरिज्म एक्सपो, या फिर आप एग्जीबिशन भी इसको बोल सकते हो, इसका आयोजन राजस्थान के अंदर जयपुर में किया गया है। जाहिर सी बात है, भारत में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। G20 नेशंस ने यहाँ पर हिस्सा लिया, और इस साल अगर 2022 की हम बात करें, तो भारत ने पर्यटन में बहुत बड़ा टारगेट अचीव किया है। 2021 का अगर आप डेटा उठाकर देखो तो आपको पता लगेगा, फॉरेन टूरिस्ट भारत में 1.52 मिलियन आए थे। लेकिन 2022 में ये बढ़कर 1.5 मिलियन से ये बढ़कर सीधे सीधे हो गए हैं 6.1 मिलियन। ठीक है, तो लगभग अगर देखा जाए तो 305% की ग्रोथ हुई है। मतलब फॉरेन टूरिस्ट जितने आए थे कोविड पैंडेमिक के बाद 2021 में, तो ये दुगने हो सकते थे, लेकिन 3 गुने की ग्रोथ अपने आप में एक सराहनीय कार्य है। भारत सरकार लगातार पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए नए कैंपेन पहले से भी लॉन्च करती रही है। तो ये जो मीटिंग है, ये G20 के अंतर्गत ऑब्वियसली आगे और बड़े माइलस्टोन को अचीव करने में मदद करेगी। अभी हाल ही में G20 की यूथ 20 कंसल्टेशन मीटिंग कहां पर आयोजित करी गई थी? इसको IIT कानपुर में आयोजित किया गया था 6 अप्रैल को। अगला क्वेश्चन है, भारत ने अभी हाल ही में एक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है। इस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कावेरी। तो भारत ने कौन से देश में फंसे हुए अपने नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया है? तो दरअसल इस टाइम पर सूडान में कुछ ऐसा चल रहा है, जिसकी वजह से दुनिया भर के देश अपने अपने नागरिकों को वहां से निकालने में जुटे हुए हैं। तो भारत सरकार ने भी ऑपरेशन कावेरी चलाया है, भारतीय लोग जो कि सूडान में फंसे हुए हैं उन्हें निकालने के लिए। अब सिनेरियो देखते हैं कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है, जिसकी वजह से थोड़ी सी पैनिक सिचुएशन है। ये आप मैप में देख पा रहे हो, ये हमारा देश है भारत। जब आप इधर आओगे, इधर आप अफ्रीका की तरफ आओगे, तो ये जो गल्फ ऑफ आरेन है, इस वाले पानी के रास्ते से जब आप ऐसे निकलोगे यमन के आगे, तो ये आपको मिलता है सूडान। ठीक है, तो ये है सूडान, जहां पर ये प्रॉब्लम चल रही है। अब प्रॉब्लम क्या चल रही है कि सूडान के अंदर एक अर्धसैनिक समूह है, ठीक है, जो कि अपने डिमांड्स वगैरह रखते रहते हैं सरकार के आगे। अब इन्होंने सूडानीज आर्मी के खिलाफ मोर्चा छेड़ दिया। सूडानी आर्मी और यहाँ का जो अर्धसैनिक विद्रोही बल है, दोनों के बीच में पिछले 10 दिनों से तकरार चल रही है, और जिसमें अभी तक 427 लोग मारे जा चुके हैं। 427 में से 273 लोग सूडानी हैं, और इसके अलावा बाकी बचे जितने हैं वो सब फॉरेनर्स इसमें मारे जा चुके हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी पैनिक सिचुएशन है, और 3700 से ज्यादा लोग यहाँ पर घायल भी हो चुके हैं। तो ऐसे में फंसे हुए भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी लॉन्च कर चुकी है। इसके लिए भारत की तरफ से 2 एयरक्राफ्ट वहां के लिए भेजे जा चुके हैं, और वो वहां पर पहुंच भी गए हैं। एयरक्राफ्ट C-130S 2 विंग वहां पर पहुंचे हैं, और पहला विंग वहां से आ भी चुका है अभी तक नागरिकों को लेकर। इतना ही नहीं, एक INS भी स्टैंड बाई पर रखा गया है, सुमेध। सुमेध यहाँ पर पहुंच गया है सूडान के कोस्टल एरिया पर, कि अगर कोस्टल रेंज से भी लाने की लोगों को जरूरत पड़े, तो हमारा INS वहां पे खड़ा है। इंडियन नेवी फंसे हुए भारतीयों को बड़ी आसानी से वहां से ले आएगी। तो ऐसा इस वजह से पॉसिबल हो पा रहा है कि वहां की जो आर्मी है और जो वहां का अर्धसैनिक बल है, जिनके बीच में प्रॉब्लम चल रही है, दोनों से बातचीत करके टोटल 72 घंटे का सीज फायर रखने के लिए वो लोग एग्री हुए हैं। कि उनका कहना है कि 3 दिन का समय है, 72 घंटे का समय है, आप सभी लोग अपने अपने जितने भी सिटीजन हैं उनको यहाँ से निकाल लीजिए। तो उनको इवैक्यूएट करने के लिए केवल भारत ही नहीं, और भी दूसरे एशियन नेशंस हैं, अरेबियन कंट्री हैं जो लगातार लगे हुए हैं, और वेस्टर्न कंट्री भी हैं, यूरोपियन कंट्री मतलब। तो वो सभी यहाँ से इवैक्यूएट करने में लगे हुए हैं। तो इसका आंसर है सूडान। और सूडान की कैपिटल क्या है? इसको बोलते हैं खर्तुम। क्या बोलते हैं? खर्तुम। यहाँ पर करेंसी चलती है पाउंड। और सूडान में इस टाइम पे सरकार किसकी चल रही है? यहाँ के प्रधानमंत्री हैं उस्मान हुसैन। क्या नाम है? यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, उस्मान हुसैन।
यूक्रेन की कैपिटल है कीव, घाना की कैपिटल है अक्र, जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे। अगला क्वेश्चन है, ये कौन सा बैंक है जिसके द्वारा इंडी नाम का एक डिजिटल बैंक अभी हाल ही में लॉन्च किया जा रहा है बहुत जल्दी? तो ये है इंडस इंड बैंक। इन्होंने फैसला लिया है कि अपना डिजिटल बैंक इंडी नाम से लॉन्च करेंगे। अब इसका मेन उद्देश्य ये है कि ये आपको डिजिटल ट्रांजैक्शंस में मदद करेगा। इसके अलावा ये म्यूचुअल फंड में कैसे इन्वेस्ट करना है उसकी भी जानकारी इसके तहत लेकर आएंगे। इंश्योरेंस वगैरह भी ये देंगे और ब्रोकिंग सेक्टर में भी ये आ सकते हैं। इंडसइंड बैंक की स्थापना 1994 में करी गई थी। इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। और इंडसइंड बैंक के एमडी और सीईओ इस टाइम पे सुमंत खतपालिया। कौन है? सुमंत खतपालिया। अभी कुछ महीनों पहले ही इनको अपॉइंट किया गया है। अगला क्वेश्चन है, ये कौन से देश का सेंट्रल बैंक या रिजर्व बैंक है जिसके द्वारा गोल्ड बेस्ड डिजिटल करेंसी लॉन्च करी जाएगी इनके देश की करेंसी को स्टेबलाइज करने के लिए? तो ये देश है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे की अर्थव्यवस्था चरमरा सी गई है। पिछले साल अगर बात करें तो एक यूएस डॉलर के बराबर जिम्बाब्वे की 150 डॉलर हुआ करते थे। इसको जिम्बाब्वे डॉलर डॉलर बोलते हैं या जिम डॉलर भी आप बोल सकते हो। तो एक यूएस डॉलर के बराबर 150 जिम्बाब्वे डॉलर हुआ करते थे पिछले साल तक। लेकिन पिछले एक ही साल में अभी कंडीशन ये चल रही है कि एक यूएस डॉलर में 1000 जिम्बाब्वे डॉलर आ रहे हैं। अब आप समझ लीजिए कितनी बुरी स्थिति हो गई है यहाँ की करेंसी की। तो अपनी करेंसी को स्टेबल करने के लिए जिम्बाब्वे का जो सेंट्रल बैंक है वो लॉन्च कर रहा है गोल्ड बेस्ड डिजिटल करेंसी। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वहां पर जो लोग अपने पास डॉलर की फॉर्म में पैसा रख रहे हैं वो डॉलर के बदले में ये गोल्ड बेस्ड डिजिटल करेंसी ले सकते हैं। जिससे क्या होगा कि जिम्बाब्वे की करेंसी जो है वो ऑब्वियसली थोड़ी सी होल्ड होगी तो उसमें स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। जिम्बाब्वे की कैपिटल है हरारे और यहाँ पे राष्ट्रपति हैं एमरसन नंगागाओ। क्या नाम है? एमरसन नंगागाओ। श्रीलंका की कैपिटल है जयवर्धने और कोलंबो। घाना की कैपिटल है अक्र। सूडान की कैपिटल है खुर्तुम। जो आपको पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है ओलिवियर डॉडेन। अभी हाल ही में ये कौन से देश के नए डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर के रूप में अपॉइंट किए गए हैं? तो डॉडेन उप प्रधानमंत्री बन गए हैं ब्रिटेन के। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं भारतीय मूल के ऋषि सुनाक। और ब्रिटेन की कैपिटल तो आपको पता ही है, लंदन। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। यूएस वॉशिंगटन। एंड फ्रांस की कैपिटल पेरिस। अभी हाल ही में नेस्कॉम के चेयरपर्सन के रूप में अगले एक साल के लिए किसको अपॉइंट किया गया है? तो 2023 से 24 के सत्र के लिए नेस्कॉम के चेयरपर्सन अब होंगे अनंत महेश्वरी। अनंत महेश्वरी पता है कौन है? यह माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। अब इनको नेस्कॉम के चेयरपर्सन का पदभार अगले एक साल के लिए दिया गया है। और नेस्कॉम जिसको बोलते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनी, ये सरकारी संस्था है और इसकी स्थापना 1988 में करी गई थी। हेडक्वार्टर इसका है नई दिल्ली। और नेस्कॉम के चेयरपर्सन अनंत महेश्वरी अब होंगे अगले एक साल के लिए। अगला क्वेश्चन है, शारजहां क्रिकेट स्टेडियम जो है इन्होंने अपने वेस्ट स्टैंड का नाम किस भारतीय क्रिकेटर के नाम पर अभी हाल ही में रखा है? तो यूनाइटेड अरब अमीरात में जो शारजहां क्रिकेट स्टेडियम है इनकी स्पेशल सेरेमनी थी जिसमें इन्होंने अपने वेस्ट स्टैंड का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा है। और आपको पता है शारजहां क्रिकेट स्टेडियम के पास गिनीज रिकॉर्ड है, गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड पूरे दुनिया में, कि इन्होंने आज तक सबसे ज्यादा ओडीआई होस्ट किए हैं। इस स्टेडियम में 244 वनडे इंटरनेशनल हो चुके हैं जो कि अपने आप में सर्वाधिक है, पूरे वर्ल्ड में रिकॉर्ड है। इसके अलावा अभी कुछ टाइम पहले सचिन तेंदुलकर जब 50 वर्ष के हुए थे तो उस मौके पर सिडनी क्रिकेट ग्राउंड जो है ऑस्ट्रेलिया का, उन्होंने अपने एक गेट का नाम सचिन तेंदुलकर के नाम पर रखा था। वर्ल्ड इंग्लिश डे अभी हाल ही में कौन से दिन मनाया गया? विश्व अंग्रेजी दिवस अभी हाल ही में 23 अप्रैल को मनाया गया था। कब? 23 अप्रैल। और आने वाले 6 जून को रशियन लैंग्वेज डे मनाया जाएगा। इंग्लिश आपको पता ही है ये यूनिवर्सल लैंग्वेज कही जाती है। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। सवाल यह है कि इस बार इसकी थीम क्या थी? इस बार इसकी थीम महिलाओं के लिए ओरिएंटेड थी। इसकी थीम थी विमेन एंड आईपी, एक्लेरेटिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिविटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है, ये जो आपको पिक्चर में दिख रहे हैं ये है प्रकाश सिंह बादल। अभी हाल ही में 95 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके हैं।
क्या आप बता सकते हो ये पंजाब के मुख्यमंत्री कितने बार रह चुके हैं? तो ये टोटल 5 बार पंजाब के मुख्यमंत्री के पद को सर्व कर चुके हैं। पहली बार ये केवल 1 साल के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे 1970 से 71 तक। फिर उसके बाद दूसरी बार इनकी सरकार बनी 77 से लेकर 80 तक। फिर उसके बाद इनकी पूर्ण सरकार बनी 97 से लेकर 2002 तक। फिर अगली बार इन्होंने अगेन पूर्ण सरकार अपनी बनाई 2007 से लेकर 12 तक और फिर 2012 से लेकर 17 तक। तो ये टोटल 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं पंजाब के। भारत सरकार की तरफ से 2015 में इनको पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आप लोगों ने आई एम श्योर अकाली दल का नाम सुना होगा, जिसको शिरोमणि अकाली दल बुलाया जाता है। तो उसी पार्टी से बिलोंग करते थे और इस बार पंजाब के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि अकाली दल के अलावा किसी पार्टी ने अपनी सरकार बनाई हो। तो ये है आम आदमी पार्टी। तो आम आदमी पार्टी अकाली दल के अलावा पहली ऐसी सरकार है या पार्टी है जिसने वहां पर विधानसभा में अपनी सरकार स्थापित करी है। इवन इतना ही नहीं, प्रकाश सिंह बादल पंजाब के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्रियों में भी शुमार है। मतलब सबसे कम उम्र में ये पंजाब के मुख्यमंत्री बने थे। 43 वर्ष के जब दिए थे तब ये पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। और इनके टाइम पीरियड पे पंजाब सतलज यमुना लिंक कैनाल का जो बिल है वो भी पास किया गया था। उस टाइम पर काफी सुर्खियों में रहा था बहुत टाइम तक ये बिल। अब मेरा आज का सवाल आपसे, आप में से कितने लोग बता सकते हो जो एक संस्था है जिसको बोलते हैं एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये कौन से मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करती है? कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखकर बताइए। एनजीटी का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, इसके चेयरपर्सन है आदर्श कुमार गोयल। आप मुझे एग्जाम इंजन एप्लीकेशन पे फॉलो कर सकते हो। 2023 का अगर आप सीजीएल देने जा रहे हैं या फिर कोई भी वनडे एग्जामिनेशन पीसीएस तक का, तो आप मेरा जीएस जीके का ये वाला बैच फॉलो कर सकते हैं वहां पर। इस बैच की खास बात यह है कि ये वीओडी प्लस लाइव बैच है। इसमें मैं लाइव क्लासेस तो आपकी प्रैक्टिस करा ही रहा हूँ वन लाइनर बेसिस पे। साथ में थेरी के लिए आपको वेट करने की जरूरत नहीं है। जैसे ही आप इस बैच के लिए रजिस्टर करते हो, जितनी भी थेरी की क्लासेस हैं वो सब आपको एक ही बार में मिल जाएंगी, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स की। आज से इस बैच में साइंस की क्लास भी स्टार्ट हो रही है, वो भी लाइव क्लासेस। और एमटीएस वाले स्टूडेंट, लास्ट मौका बचा है, 2-4 दिन बचे हुए हैं। तो अगर आपको अभी कुछ भी नहीं आपने पढ़ा हुआ है लास्ट मोमेंट पे, तो भी आपके पास ऑप्शन है, आप इस बैच को अवेल कर सकते हैं। केवल जीएस जीके का भी ऑप्शन इसमें उपलब्ध है। रिकॉर्डेड पॉलिटी बैच, रिकॉर्डेड हिस्ट्री बैच, रिकॉर्डेड इंग्लिश बैच और रिकॉर्डेड रीजनिंग और मैथ्स बैच, वो सारे कुछ एग्जाम इंजन में बहुत ही मिनिमल कॉस्ट में अवेलेबल हैं, जो कि आपको और कहीं नहीं मिलने वाले। आज की बात यहीं तक रहेगी। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो।